Hello everyone, welcome to Pathshala IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone, welcome to this video. Today we are going to discuss the fifth lecture of the chapter Force and Pressure. In this chapter, we all had read about introduction to force, properties of force, effects of force, contact and non-contact forces, examples of contact and non-contact forces, about pressure, properties of pressure, upthrust, and today we are going to discuss the atmospheric pressure, the last topic of this chapter. In the previous lecture, we all had discussed about the pressure, the properties of pressure, and the upthrust, and also the pressures in fluids. So in previous lectures, we all had discussed about these four topics, in which pressure is defined as the force per unit area, right? Force per unit area, and upthrust is defined as the pressure exerted by fluid on any floating body, right? So moving forward, today's topic is atmospheric pressure. So first of all, we have to discuss about what is atmosphere. Our atmosphere is made up of different types of gases. We all know that our atmosphere is made up of different type of gases. That means our air constitutes with many types of gases. हम सबको पता है कि हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, बहुत सारे गैसेस से मिलके बना है. यानी हमारा जो एयर है वो बहुत सारे गैसेस से मिलके बना है. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इन सब बहुत सारे गैसेस से मिलके बना है हम लोग का एटमॉस्फेयर, राइट. एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस. तो हम लोग के आसपास जो भी ये एयर है, हम लोग सब जानते हैं ना कि हम लोग के आसपास क्या है, हम लोग के आसपास एयर है. तो जो भी एयर से हम लोग घिरे हुए हैं, जो एयर का ब्लैंकेट है अपने आसपास, जो एयर का एनवेलप है अपने आसपास, वही क्या है, वही एटमॉस्फेयर कहलाता है. ठीक है, तो हमारे आसपास जो भी एयर मौजूद है ये सब क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स. फिर हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत दूर तक एक्सटेंडेड है, यानी बहुत दूर तक फैला हुआ है. सबको ये फिगर दिख रहा. इस फिगर में क्या है, जो अर्थ के सबसे नजदीक वाला एटमॉस्फेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर. यानी ये सब क्या है, एटमॉस्फेयर के लेयर्स है, जिसमें सबसे पहला क्या है, ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर. उसके बाद है मेसोस्फेयर. उसके बाद है थर्मोस्फेयर. ये थर्मोस्फेयर जो है ये बहुत ही गर्म होता है, वेरी हॉट एटमॉस्फेयर, राइट. द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर. इन सारे लेयर्स से मिलके हम लोग का क्या बना हुआ है, एटमॉस्फेयर. समझ में आ रहा. तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर इज बेसिकली अ ब्लैंकेट ऑफ एयर that is all around us, right? And atmosphere is extended up to many kilometers in 5 layers. So the next is, what is atmospheric pressure? Since gases exerts pressure, thus pressure exerted by air is called atmospheric pressure. We all know that fluid exerts pressure. In the previous lecture we all had read about that all fluids exerts pressure, and the pressure is transmitted undiminished in all directions of the container or everywhere where there is fluid is kept, right? तो जितने भी फ्लूइड्स होते हैं यानी लिक्विड और गैसेस, वो सब क्या करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ठीक है, तो सिंस गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, सारे गैसेस और हमारे एयर गैसेस से मिलकर बने हुए हैं, बहुत सारे गैसेस से मिलकर बने हुए हैं. तो चूंकि गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करता है तो एयर भी क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा. और यही एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. समझ में आ रहा, पक्का क्लियर है सबको कि जो एयर होता है हम लोग का वो बहुत सारे गैसेस से मिलके बना होता है, और इन्हीं गैसेस के कारण जो प्रेशर, यही एयर के कारण जो प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एन एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये क्या है, ये जो एयर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उस एयर के वेट के कारण ये प्रेशर एक्सर्ट होता है. वी ऑल नो दैट प्रेशर इज व्हाट, बेसिकली फोर्स अपॉन area. So our surroundings area is the area, and what is the force? So the force is weight. We all know that weight is a force, not a mass. Weight is a force. Got my point? What is weight? Weight is a force. Weight mass नहीं होता बाबू. ठीक है, ये सबको कंफ्यूजन रहता है. वेट मास नहीं होता, मास अलग है और वेट अलग है, ये दोनों बराबर एकदम नहीं है. ठीक है, वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो हर एक बॉडी पे लगता है. समझे, वेट और कुछ नहीं, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो हर एक बॉडी पे लगता है, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है, जहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है.
समझ में आ रहा? तो ये जो वेट है ये मास है, यानी वेट को हम लोग न्यूटन्स में मेजर करते और मास को हम लोग केजीज में मेजर करते, दोनों का यूनिट्स भी अलग अलग है। इसलिए अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा वेट क्या है तो तुम बोलोगे ये गलत है, हमसे आप मेरा मास पूछिए। वेट पूछिएगा तो हम न्यूटन में जवाब देंगे। समझ में आ रहा सबको कि वेट और मास कैसे कैसे डिफरेंट है? पक्का? तो तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा वेट कितना है तो तुमने उसने न्यूटन में जवाब देना है। समझ में आ रहा? और तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा मास कितना है तब तुमने बताना है कि मेरा मास 35 kg, 40 kg, 70 kg, वट एवर यू विल। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो एयर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, उसके वेट के कारण जो प्रेशर लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। We all know that the pressure exerted by fluids acts in all direction equally, right? So atmospheric pressure acts in all possible directions. समझ में आ रहा? पक्का? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो यही तक हमारा चैप्टर था, यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। So moving next, let's have a quick revision with some questions of the chapter force and pressure. ठीक है, तो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए प्रीवियस ब्रीफ में। अब हम क्या करेंगे, एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे ताकि जो भी हम पीछे पढ़े हैं वो सारा एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तो क्विक रिवीजन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर्स के बारे में, राइट? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल। फटाफट बोलते जाओ मेरे साथ, जो हम पूछेंगे तुरंत तुरंत बोलते जाना, ठीक है? फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल। भैया फोर्स क्या होता है? तो जो भी पुश या पुल होता है, जो भी हम किसी चीज को अगर खींचते हैं, किसी चीज को अगर हम धक्का देते हैं तो वो क्या है? फोर्स है। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज द स्पीड, शेप, डायरेक्शन, डायमेंशन, पोजीशन और स्टेट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स। तो फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, बताए भी थे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे पढ़ेंगे, पुश और पुल ऑन अ बॉडी दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। तो फोर्स क्या है? अ पुश और अ पुल है, या धक्का है या फिर एक खिंचाव है जो किसी बॉडी पे हम लगाते हैं तो उससे क्या होता है? उसके रेस्ट या मोशन के स्टेट में चेंज आता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स में पहला प्रॉपर्टी क्या था? फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स कब लगता था? जब किसी दो बॉडीज का आपस में इंटरेक्शन होता था तभी क्या होता था? फोर्स लगता था। इट मे चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो हो सकता है उसके मोशन के स्टेट को भी चेंज कर दे। उसके बाद क्या था? इट मे चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अपन फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि उसका शेप भी चेंज कर जाए। फिर क्या था? इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के कारण उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर एंड द रिजल्टेंट इज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहने का मतलब द नेट फोर्स, जो अपन रिजल्टेंट बोलते हैं, इसी रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स, यानी उस पर कुल मिला के कितना फोर्स लग रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। ठीक है, तो जैसे एक ही तरफ से दो फोर्सेस लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का एडिशन, यानी टोटल फोर्स एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ डैश प्लस एफ डबल डैश। ठीक है, सो व्हाट इज नेक्स्ट? When force applied on an object in opposite direction, then the resultant or net force is the difference between the magnitude of the opposite forces and the direction of resultant force is the same as that of the larger force. यानी कि भैया अगर इसी बॉक्स पे अपन दो अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगाते तो अब जो नेट फोर्स होगा या फिर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। यानी मान लो इधर से एफ डबल डैश लग रहा है, इधर से एफ डैश लग रहा, तो एफ जो एफ नेट होगा वो क्या हो जाएगा? एफ डैश माइनस एफ डबल डैश, और जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट फोर्स का वो बड़े वाले फोर्स के डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया? प्रॉपर्टी समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो पहला इफेक्ट है इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। मतलब किसी पे अगर अपन फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का इफेक्ट या प्रभाव ये भी हो सकता है कि वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर दे। इट मे चेंज द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हो सकता है किसी बॉडी पे फोर्स लगाने से उसका डायमेंशन चेंज हो जाए, यानी शेप, साइज, वॉल्यूम में कुछ अंतर आ जाए। इट मे चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर किसी के ऊपर अपन फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स के प्रभाव से हो सकता है कि उसका शेप भी चेंज कर जाए। इट मे स्टॉप अ मूविंग बॉडी और गिव मोशन टू अ बॉडी इन रेस्ट। अगर किसी बॉडी पे अपन फोर्स लगाएंगे, पहले से वो रेस्ट में था तो वो मोशन में चला जाएगा, या फिर अगर पहले से मोशन में था तो वो किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। एज अ फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड पे अगर फुटबॉल रेस्ट में है तो अपन उसको किक करेंगे तो मोशन में आ जाएगा, और अगर पहले से मोशन में है तो गोलकीपर उस पर फोर्स लगा के उसको
रस्ट में ला देगा। समझ में आ गया? इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, यानी कि फोर्स जो है वो किसी मूविंग बॉडी के स्पीड को भी बढ़ा सकता है। यानी कि तुम्हारा गाड़ी अगर 20 की स्पीड चल रहा है, पीछे से आया एक ट्रक धक्का दे दिया, तो क्या होगा, तुम्हारा गाड़ी स्पीड चलने लगा। क्यों? क्योंकि पीछे से धक्का मारा वो क्या था, एक पुश था। पुश क्या होता है, फोर्स होता है, तो उसके कारण क्या होगा, तुम्हारी गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा। समझ में आ गया इफेक्ट क्या होता है? नेक्स्ट क्या है, सम मोर ऑन फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या होता है, इट हैड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, यानी दोनों में से कुछ भी चेंज करेगा तो फोर्स चेंज कर जाएगा। वैल्यू ऑफ फोर्स चेंजेस इफ एनी ऑफ दीज टू चेंजेस, यानी कि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी चेंज होगा तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। फिर कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यानी कि जो फोर्स का अमाउंट है, जो फोर्स का स्ट्रेंथ है, उसको जो अपन मेजर करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। टू और मोर फोर्सेज ऑन द सेम ऑब्जेक्ट कैन अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स सेम डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसको क्या कहेंगे अपन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों में से कुछ भी चेंज करेगा तो फोर्स का वैल्यू चेंज कर जाएगा। अब क्या आता है यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स में क्या होता था, एक यूनिट था SI यूनिट। SI यूनिट क्या होता था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें अपन क्या यूज करते थे, SI यूनिट में अपन यूज करते थे मीटर, केजी, सेकेंड, और इसमें जो आता था फोर्स का यूनिट वो क्या था, न्यूटन। और CGS में यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में अपन क्या यूज करते थे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इसमें क्या आता था, डाइन। और एक न्यूटन का वैल्यू 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्स। दो तरह के फोर्सेस थे, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्सेस दैट कम इनटू एक्शन आफ्टर द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वर्क ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जब किसी दो बॉडीज के आपस में इंटरेक्शन होता था, यानी जब कोई दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आता था और उस कांटेक्ट में आने के बाद अगर कोई फोर्स लग रहा हो, यानी कि कांटेक्ट फोर्स को प्लेस करने के लिए, कांटेक्ट फोर्स के होने के लिए दोनों बॉडीज के आपस में कांटेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो जब कोई दो बॉडी आपस में इंटरेक्शन में आते थे और तभी अगर कोई फोर्स होता था तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वर्क ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और कांटेक्ट फोर्स जो होता था वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही काम करता है। समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स ड्यू टू विदाउट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि वैसा फोर्स जिसके लिए बॉडीज के इंटरेक्शन में होना जरूरी नहीं है उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी वैसा फोर्स जो लग तो रहा होगा लेकिन दोनों बॉडीज के कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ गया? तो वैसा फोर्स जो किसी दो बॉडीज के कांटेक्ट में आने पे लगता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। और वैसा फोर्स जो किसी दो बॉडी से कांटेक्ट में नहीं होने पे भी लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, that is muscular force, mechanical force, frictional force. The next was examples of non contact force, that was gravitational force, electrostatic force, magnetic force. उसके बाद क्या था, प्रेशर। प्रेशर के बारे में अपन क्या पढ़े, तो the force acting on per unit area of surface is called pressure. उसके बाद क्या पढ़े, और we can say that force per unit area is called pressure. प्रेशर बराबर क्या होता है, force upon area। समझ में आ रहा? इसका यूनिट क्या होता है, पास्कल, यानी 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है। ये कैसे कह सकते हैं, तो भैया प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आया? फोर्स को अपन किस में नापते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज न्यूटन। एरिया का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। हम लोग बोलते हैं ना कि स्क्वायर, अगर कोई स्क्वायर दे दिया और तुमको बोलेगा इसका एरिया बताओ तो तुम क्या करोगे, a इंटू ए, यानी ए स्क्वायर करोगे। ए क्या होता है, मीटर में, मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ध्यान देना, अगर अपन 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं कितना पे, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे, तो अब जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। तो 1 पास्कल किसके बराबर हो गया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। गॉट माय पॉइंट? अगर तुमसे कोई पूछेगा कि डिफाइन 1 पास्कल तो तुम क्या बोलोगे, 1 पास्कल इज द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज नोन एज 1 पास्कल प्रेशर। समझ में आ गया? गॉट माय पॉइंट? द नेक्स्ट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि प्रेशर क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आ गया? इसका उल्टा रिश्ता है, इसका सीधा रिश्ता है। समझ में आ गया? पक्का? द नेक्स्ट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स कैसे प्रेशर लगाते हैं, तो एवरी फ्लूइड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यानी जो फ्लूइड्स होते हैं वो कंटेनर के वॉल पे इक्वल प्रेशर लगाते हैं हर तरफ। यानी कि जो प्रेशर होता है
that is equally transmitted in all directions. समझ में आ गया? अच्छा, अपने घर पे ये वाला एक्टिविटी करना बाबू तुम लोग, मम्मी से मार खाना लेकिन ये एक्टिविटी करना। क्या करना, एक बाल्टी ले लेना, ठीक है, उस बाल्टी में पानी चला देना नल से, और उस बाल्टी के एक ऊपर में छेद करना, एक उसके नीचे में और एक सबसे नीचे में। सबसे नीचे वाले छेद में क्या देखो कि यहाँ से पानी बहुत स्पीड से निकल रहा है, यहाँ से पानी बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, और यहाँ से पानी एकदम धीरे निकल रहा है। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं, यानी फ्लूइड के नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है, डिक्रीजेज। फिर से हम बता रहे हैं, अगर फ्लूइड में ऊपर से नीचे आओ तो प्रेशर इंक्रीजेज, अगर नीचे से ऊपर जाओ तो प्रेशर डिक्रीजेज, यानी ऊपर प्रेशर बहुत कम होगा और नीचे प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है? द अपवर्ड फोर्स दैट अ लिक्विड और गैस एक्सर्ट ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स। यानी कि अगर किसी फ्लूइड पे कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होगा, तैर रहा होगा, तो वो फ्लूइड इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। समझ में आ गया? द नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी जस्ट अपन इसको डिस्कस किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था? तो हमारा एयर जो फोर्स लगाता है, हमारे एयर में बहुत सारे गैसेज होते हैं, और वी ऑल नो दैट फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर, सो गैस इज आल्सो फ्लूइड एंड एयर इज मेड अप ऑफ गैसेज, सो एयर आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर because air is all around us like envelope or a blanket, so air exerts a pressure on the earth that is known as atmospheric pressure. समझ में आ रहा सबको? पक्का है भाई? ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, यानी इस पूरे चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर, ठीक है? तो इस चैप्टर के टॉपिक्स पे जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, तो इस चैप्टर का पूरा नोट्स तैयार होना चाहिए। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक।